पूर्व में जैसा कि आपको जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित अध्ययन कराया गया था, आज आपको पुनः जैसा कि जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित जो पूर्व में अध्ययन कराया गया था, आज आपको पुनः वन्य समाज, क्या वन्य समाज और उपनिवेशवाद, समझ रहे हैं, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के संदर्भ में आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वन्य समाज से क्या तात्पर्य है और उपनिवेश की क्या प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने। ठीक है, क्या है, अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने। अर्थात जो जंगल की है इस किताब का कागज, मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां व रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, समझ रहे हैं, जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफी के सेल फोन रैपर, बीड़ियों में तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़। समझ रहे हैं ना बात को आप, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो शाल के बीजों से निकलता है, समझ रहे हैं, जो शाल के बीजों से निकलता है। खाल, सुनो, साल और खाल अलग अलग है बच्चों, ध्यान देना है, लेकिन इसमें जो लिखा गया है शाल, तो ठीक है, तो शाल के बीजों से निकलता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, समझ रहे हैं, इन सबको हमको नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। लुप्त होते जा रही के तात्पर्य समाप्त होते जा रही हैं, है ना, तेजी से। इसलिए यह विविधता तेजी से लुप्त होते जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 93% भाग, कितना, दुनिया के क्षेत्रफल का 93% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी काय में, जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं इसमें दर्शाया गया है। ठीक है। अच्छा, तो औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरगाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। क्या के लिए? ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब हम आते हैं, वनों का विनाश क्यों होता है, अपन कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो वनों का विनाश क्यों? वनों में लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वन विनाश। देखिए, वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, समझ रहे बच्चों, ये जो वन का विनाश है ना, इसकी कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। समझ रहे बात को? व्यवस्थित एवं व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। इसलिए आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर हम चर्चा करते हैं, गौर करें। जैसे जमीन की बेहतरी, समझ रहे? जमीन की बेहतरी मतलब सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर
खेती होती थी। कितने हिस्से पर खेती होती थी? 1600 वर्ग फुट में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर, है ना, छठवें हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी क्या हुआ, जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए, खेती के लिए अपना उनकी सीमाओं को बढ़ाते गए, विस्तार देते गए। लेकिन औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव आया। क्या आया? जैसे आप ये देख रहे हैं, खेती में तेज़ी से फैलाव आया, है ना। ये चित्र में स्पष्ट दर्शाया गया है, देख रहे हैं आप, है ना। और ये सभी प्रकार के दिख रहे हैं आपको, गैंडे दिख रहे हैं, हाथी समान, है ना। तो इसी प्रकार से इसकी कोई वजह थी, है ना। तो पहली अंग्रेज़ों ने क्या किया? पहली अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। कितनी चीज़ों को? पटसन और गन्ना समझ रहे हैं ना, गेहूं, इसकी अपन रोटी बनाते हैं, अपने घर में रोटी बनती है, आटा पिसाकर, गेहूं पिसाकर आटा बनता है ना। इसी प्रकार से गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया, खूब बढ़ावा दिया। और 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। समझ रहे हैं? खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों को, समझ रहे बात को आप, इन फसलों को किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार, समझ रहे हैं, जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। क्या किया दावा? यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पंथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदाय के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। समझ रहे हैं? आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित क्या थे? इलाके थे, एरिया थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नंद जोरियो की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगरूनदेरी, कौन? नगरूनदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। किनके जैसे थी? प्रतीकात्मक के शरीर जैसी थी। यह ज़मीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटी, है ना, नदी तटी मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। समझ रहे हैं? अलग अलग सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। तो फिर इसके पश्चात की मांग में इजाफा हुआ, है ना। फिर दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में, समझ रहे हैं, दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा, है ना। और उसके पश्चात उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बयान पर खेती करके उसके राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। क्या किया जा सकता था? राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल के 67 लाख हेक्टेयर की
बढ़त हुई और खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। समझ रहे हैं? खेती के विस्तार को हम क्या मानते हैं? विकास का सूचक मानते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। समझ रहे बात को? जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, पटरी पर स्लीपर डली है ना? इसी प्रकार से जैसा ये चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है? अच्छा, जैसा 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में, क्या 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। क्या होने लगे थे? बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? समझ रहे हैं? इसलिए और जहाज के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी? समझ रहे हैं? जहाज के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। इसलिए 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। कौन भेजे गए बच्चों? ध्यान दे रहे हैं आप लोगों से इस संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है? कि वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। इसी प्रकार से एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। कहाँ से निर्यात होने लगा बच्चों? ध्यान दे रहे हैं ना आप? हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। फिर 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने 1850 के दशक ने रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। फिर क्या हुआ? शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए। बच्चों, औपनिवेशिक का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोगों से पूछा जाएगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आके संपर्क साध के पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। समझ रहे हैं? और इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। समझ रहे बच्चों? कितनी पटरी, कितने 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका भी ध्यान दीजिए। 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेज़ी से फैला और 1890 तक लगभग 25.500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। फिर 1946 में 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7.65.000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। फिर क्या? रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं ना? जंगलों का वनस्टीकरण किस प्रकार से हुआ या क्यों उनकी कटाई की गई वृक्षों की। इसलिए रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। लेकिन अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35.000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए, है ना? और सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दे दिए। फिर इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना क्या किया? शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे थे, समाप्त होने लगे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये हाथी जो है स्लीपर को लेकर जा रहा है और ये एक उनका सहयोगी है जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनको
हाँ, माधव हकालते जा रहा है, जैसा कि ये दिया हुआ है, रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर सहजता सहजता हुआ हाथी, ठीक है ना, उनको हकालते हुए ले जा रहे हैं। और फिर इसके पश्चात ये चित्र देख रहे हैं, फिर लकड़ियों की कटाई करके किस तरीके से वाहनों में लोड की जाती थी, ठीक है, ये दिया गया। अब यहाँ तक आता है सवाल बागान। तो यूरोप में चाय जैसा बागान अपन ने सुनते हैं ना, टीवियों में आता है बागान के संदर्भ में, तो बागान से संबंधित आप लोग जैसे तो खेतों में जो बागानों में क्या होता है, तो देखिए यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने। क्या बने? यूरोप में, है ना, चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती कीमत को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। जो प्राकृतिक वन थे, जंगल थे, है ना, प्राकृतिक रूप से जो जंगल हो गए थे, उन प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया, साफ किया गया। और औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर, क्या औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से को बहुत सस्ती दरों पर क्या किया, यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। किनको सौंप दिया? यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बड़ा बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी, चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी, है ना। फिर उसके पश्चात आप जैसा कि देख रहे हैं ये चित्र में, है ना, तो इसका ध्यान दीजिए। आप लोगों से इस संदर्भ में अति शीघ्र बहुत जल्दी जानकारी ली जाएगी। प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी, जो अध्ययन कराया गया है, ठीक है। नर्मदे।